हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यह टॉपिक पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में लिया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने इसी टॉपिक के अंतर्गत एम्ब्रियोलॉजी वर्ड का मतलब समझा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इस वर्ड का मतलब समझा, ऑन्टोजेनिक एंड फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट इन टर्मिनोलॉजीज को समझा और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम पाएंगे कि एरिस्टोटल ने चिक के डेवलपमेंट को एग के अंदर किस प्रकार से चिक का डेवलपमेंट होता है इसका वर्णन 340 बीसी में किया था। और इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट्स, कई एनिमल्स के डेवलपमेंट का अध्ययन 17th एवं 18th सेंचुरीज में भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर, इनका काम बहुत ही लैंडमार्क काम समझा जाता है इस फील्ड के अंतर्गत। उन्होंने सबसे पहले जो भी उस समय उपलब्ध थे एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड डेटा, उन्हें एक कोहेरेंट फॉर्म में प्रस्तुत किया अपनी बुक के अंदर। (1828) में उन्होंने प्रेजेंट किया। उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ दिया जिसका नाम है बायर्स लॉ। तो बायर्स लॉ के अनुसार more general features that are common to all the members of a group of animals are in the embryo developed earlier than the more special features which distinguish the various members of the group. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही। उन्होंने कही कि अगर उन्होंने कहा कि कोई बड़ा सा ग्रुप है एनिमल का, जैसे कि कोई फाइलम एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इस बड़े ग्रुप के जो जनरल फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेटा बड़ा सा ग्रुप है, तो इस वर्टिब्रेटा ग्रुप के जो जनरल फीचर्स हैं वो भ्रूण में पहले डेवलप होंगे एज कंपेयर्ड टू अदर फीचर्स विच आर specific for smaller groups in that large group. For example, जैसे वर्टिब्रेटा एक बड़ा ग्रुप है तो उसके जो जनरल फीचर्स हैं जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन, सेगमेंटेड मसल्स, एओर्टिक आर्चेस, इनका विकास पहले होगा भ्रूण में। और वर्टिब्रेटा ग्रुप के ही जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं जैसे क्लासेस हैं मैमेलिया, रेप्टिलिया, तो इन क्लासेस से रिलेटेड जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो भ्रूण में बाद में डेवलप होंगे। इन क्लासेस से क्या है स्पेसिफिक फीचर्स इन क्लासेस के? जैसे मैमेलिया का है हेयर ऑन बॉडी, बर्ड्स का फेदर्स है, तो ये जो फीचर्स हैं ये बाद में डेवलप होंगे भ्रूण में। ऑब्वियसली जब फिर उसके बाद ये जो वर्ग हैं इनके अंदर भी जो फैमिलीज, जेनरा, स्पीशीज आ जाते हैं, तो इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं और भी छोटे ग्रुप्स के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, उनका डेवलपमेंट और भी बाद में होगा। सबसे पहले सबसे बड़े ग्रुप के वर्टिब्रेटा ग्रुप के फीचर्स डेवलप होंगे एम्ब्रियो में। उसके बाद जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं जैसे जो वर्ग हैं इसमें मैमेलिया, रेप्टिलिया,
इन सब के स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप होंगे। उसके बाद प्रत्येक वर्ग में जो भी छोटे ग्रुप्स आते हैं, फैमिलीज, जेनरा, स्पीशीज, उनके फीचर्स फिर डेवलप होंगे। अब हम आ जाते हैं बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है, बायोजेनेटिक लॉ ऑफ मुलर एंड हैकल। तो बायर्स लॉ उस समय आया था जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बहुत वाइडली नहीं समझा गया था बायोलॉजिस्ट द्वारा, सभी ने नहीं समझा था। तो बायर्स लॉ को इवोल्यूशनरी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में री इंटरप्रेट किया गया और यह काम किया गया और इन सब के आधार पर हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ प्रस्तुत किया 1868 में। तो हैकल ने कहा ontogeny is a recapitulation of phylogeny। ontogeny क्या है? एक रिकैपिटुलेशन है जंतु का व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन जातिवृत्तीय परिवर्धन की पुनरावृत्ति है। ontogeny recapitulates phylogeny, किंतु रिपीटिशन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से बायोजेनेटिक लॉ के अनुसार ontogeny is a shortened and modified recapitulation of phylogeny। recapitulation तो है किंतु shortened है और रूपांतरित है। shortening of the process इसलिए माना जाता है क्योंकि जो फाइलोजेनेटिक परिवर्धन है, जातिवृत्तीय परिवर्धन में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और ऑन्टोजेनेटिक परिवर्धन में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑन्टोजेनेटिक परिवर्धन पूर्ण हो जाता है। और साथ ही मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि ओरिजिनल जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उनमें से कई स्टेजेस ओमिट हो जाते हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंतर्गत, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो लिविंग सिस्टम है और जहां पर भी वो डेवलप होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हार्मोनी में एक रहता है लाइव रहने के लिए और उस प्रकार से अडेप्टेड रहता है अपनी सराउंडिंग्स के साथ। एक उदाहरण है बहुत ही इंटरेस्टिंग अडेप्टेशन का, प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा डेवलप किया जाता है एम्ब्रियो द्वारा टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर एंड दस टू प्रोवाइड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा एम्ब्रियो में एक संरचना है जो कि मदर के साथ एम्ब्रियो को कनेक्टेड रखती है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके। यह संरचना एम्ब्रियो में बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाती है और यह संरचना कहीं पर भी एडल्ट मैमेलियन एंसेस्टर्स में नहीं पाई जाती। तो ये एम्ब्रियो के लिए ही है, स्पेसिफिकली डेवलप की गई संरचना है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अध्ययन के आधार पर हमने कई एनिमल्स
के सिस्टमिक पोजीशन का पता लगाया है। क्योंकि अगर जैसे एडल्ट असीडियन का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई इन्वर्टिब्रेट हो, पर जब उसके जीवन वृंत का अध्ययन किया गया, डेवलपमेंट पूरे सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस का अध्ययन किया, पूरे जीवन चक्र का अध्ययन किया गया, तो ये पता चला कि एसिडियंस जो हैं एक्चुअली कॉर्डेटा संघ के होते हैं, बहुत ही विकसित ग्रुप के हैं, कॉर्डेटा संघ के होते हैं और उनमें उनके लार्वल स्टेज में कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, पर एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये सारे कैरेक्टर्स लॉस हो जाते हैं। तो इनकी जो सही सिस्टमैटिक पोजीशन वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अध्ययन से ही पता लग पाया। इसी प्रकार से अगर हम देखें एडल्ट पैरासाइटिक सैक्युलाइना है, तो इसकी जो संरचना है बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाती है, पैरासाइटिक लाइफ लीड करता है और ये शेपलेस बिल्कुल नजर आता है। तो जब जब डेवलपमेंटल स्टेजेस का अध्ययन किया गया तब इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन का पता लग पाया। तब पता लगा जब लार्वल अवस्था को स्टडी किया गया तब पता लग पाया कि ये एक टिपिकल आर्थ्रोपोड है।